वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर खुश होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ, क्योंकि खुश रहना अपने आप में आज बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि खुश रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, चिंता करेंगे तो इम्यूनिटी घट जाएगी। और इसलिए हम लोग रोज़ाना सायं 8 बजे मिलते हैं, मिलने की तमन्ना होती है, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है। और आप जानते हैं कि 5 साल से हम लोग सकारात्मक भारत निर्माण की कोशिश कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत ये जो श्रृंखला है ये चल रही है। और आज 98वां फेसबुक लाइव है जिसमें आप सभी जुड़े हैं। और इस फेसबुक लाइव की अहमियत यह है कि एक ऐसी रिकॉर्डिंग तैयार करके दी जाती है जो आपके घर घर के बच्चों के लिए और जो घर के और भी महिलाएं हैं उन सबों के लिए बड़ा ही एक पारिवारिक फेसबुक लाइव की रिकॉर्डिंग जो है वो साझा की जाती है। तो आप लोग जब जुड़ रहे हैं तो आपके पास शेयर का बटन होगा, तो आप इतना कर सकते हैं कि अपने अपने फेसबुक पे इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि एक जो आवाज़ है वो सकारात्मक भारत आंदोलन को तीव्र गति दे सके। क्योंकि ये पूरे भारतीय परिवारों का एक आंदोलन है और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारे हर घर के भारतीय परिवारों में भाई बहनों के मन में सकारात्मक विचार रहे, वो सकारात्मकता को समझें, क्योंकि उससे उनके अपने जीवन में बदलाव आएगा और उनकी जो इम्यूनिटी है जिसकी आज बहुत ज़रूरत है, उसी के लिए तो लोग काढ़ा पी रहे हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सकारात्मक विचार रखने से अपने आप जो है इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत रहता है, उसका क्षरण नहीं होता है, वो घटता नहीं है। और उसके उलट अगर नकारात्मक विचार दिमाग में आते हैं तो खुद ही आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि उस समय आपकी स्थिति कैसी हो जाती है। खाना अगर आप सकारात्मक सोच के साथ नहीं खाएंगे तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो उसी तरह से शरीर के अंदर न जाने कितने भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, उस पर कितना बुरा असर पड़ता है। हम सारे भगवान को, देवी देवताओं को जब भी फोटो में, चाहे वो कल्पना के द्वारा ही बनाए गए हों, लेकिन हमारे जितने भी इष्ट देव हों हर धर्मों के, बड़े शांत मुद्रा में, आशीर्वाद देने के मुद्रा में, मुस्कान लिए हुए। तो यही जिंदगी है, इसलिए कहा जाता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। और जितना जिंदा दिल होंगे वो आप औरों के लिए तो हैं ही, अपने लिए भी बेहतर सेहतमंद हो सकते हैं। तो आइए, अभी भारत का एक ऐसा पर्व है जिसको लेकर हम लोग संदेश ये देना चाहते हैं कि भारत का एकमात्र ही ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसा अन्यत्र देश विदेश में देखने को नहीं मिलता है। सब लोग उगते सूर्य को नमन करते हैं और इसमें डूबते सूर्य को तो उगते सूर्य को तो किया ही जाता है अगले दिन, लेकिन उससे पहले डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और पानी में खड़े होकर दिया जाता है। और भी तमाम बातें हैं, तमाम जानकारियां हैं जो आपके काम लायक भी हो सकती हैं। और शुरुआत हम करते हैं उसी पर्व के एक छोटे से अंश से। जी हाँ, तो छठ मैया से यह आशीर्वाद मांगा जा रहा है कि हमारे से कोई गलती हो जाए। और बहुत ही पवित्र त्यौहार है और इसको लेकर हम लोग और भी बातें करेंगे। लेकिन खुश रहना कितना ज़रूरी है। और आप किसी के यहाँ जाते हैं, किसी अत्यावश्यक मिलना होता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का
पालन करते हुए मिलें तो ज़्यादा रहेगा उस मेज़बान के लिए भी और मेहमान के लिए भी। उसकी एक झलक जो है, यहाँ पर फिल्म के गायकों की एक महफिल जमी हुई है और मेज़बानी कर रहे हैं और हारमोनियम पर हैं प्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा जी, और भी तमाम सिंगर हैं, आप निश्चित रूप से पहचान भी लेंगे। तो ये मस्ती का जो रंग है ये हमें बहुत कुछ प्रेरणा देता है और इसको सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आप सब लोग बड़े भाई हो मेरे, मैं तो छोटा हूँ बहुत। अरे लेकिन मैं शायर देखा मैंने तुझको मुझको आपके लिए आशिक तो नहीं, क्या बात है। मगर हंसी जब से देखा मैं तुझको आशिकी आ गई। शायर तो नहीं, अच्छा हो जाता है। प्यासी निगाहों से जीते मैंने लोगों को देखा है पीते। प्यासी प्यासी निगाहों से जीते हुए मैंने लोगों को देखा है पीते हुए। जब भी सावन में बादल बरसने लगा और भी कुछ मेरा दिल तरसने लगा। मैं कश तो नहीं, मैं कश तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको कशी आ गई। शायर तो नहीं। तो इसको दिखाने का हमारा इरादा सिर्फ ये था कि हमारे भाई बहन जो हैं वो इस कोरोना को लेकर बहुत ही संजीदा हो जाएं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं उसको दिल्ली को जो ये शहीद छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं उनकी लाशों को अपने हाथ से गिराया। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आज वो मंजर आ चुका है जो कभी इटली में आया था कि लोग सड़कों के ऊपर मरे हुए पड़े थे। आप देख सकते हैं कोविड की एक्सट्रीम वेव दिल्ली को हिट कर चुकी है। इतना बुरा हाल हो चुका है दिल्ली का, जब कोविड शुरू हुआ था उससे भी ज्यादा बुरा हाल आज हो रहा है नवंबर के इस महीने में। जो फिगर्स आपको दिखाए जा रहे हैं कोविड-19 से हुए डेथ केसेस के दिल्ली में, वो सिर्फ वो आंकड़े हैं जो हॉस्पिटल में डेथ हुई है। घरों के अंदर सैकड़ों लोग रोज मर रहे हैं दिल्ली में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स छोटे हों बड़े हों, घरों के अंदर लोगों की डेथ हो रही है, जिसका आंकड़ा कहीं नहीं दिखाया जा रहा, इसके फिगर्स कहीं नहीं दिखाए जा रहे। शहीद भगत सिंह सेवादल की टीम्स ऐसी लाशों को रोज लेकर आ रही हैं, घर से लेकर शमशान घाट तक, जिनकी होम आइसोलेशन में डेथ हो रही है। हॉस्पिटल में जाओ तो बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर नहीं है, और वेंटिलेटर के बाद भी अगर कोई चला जाता है उसकी लाश को जलाने के लिए आज शमशान घाट में जगह नहीं है। गाड़ी शमशान घाट पे जो लेके आती है उसके अंदर रखने की जगह नहीं है। 5-5, 6-6 लाशें हम लेके आ रहे हैं। जो शुरुआत हुई थी मई जून में, आज उससे भी ज्यादा ये मंजर खराब हो चुका है। और हम
आज मैं समझता हूँ कि आप सबको भी डिमांड करनी चाहिए दिल्ली के अंदर आप मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करें, क्योंकि आज हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, हाथ से निकल चुके हैं। आज लोग बहुत बुरी तरह से मर रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है, साधन नहीं मिल रहे हैं। इसलिए दोस्तों जी हाँ, तो ये जितेंद्र सिंह शंटी थे जो दिल्ली के हालात पर चर्चा कर रहे थे। और ये इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छठ का पर्व आप जानते हैं कि कल नहाए खाए से शुरू हो गया। आज खरना का व्रत है, छठ व्रतियों की बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है। लेकिन दिल्ली को लेकर जो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी संजीदा हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से भी सहयोग लिया है और एलजी से भी मिले हैं। और क्या कुछ हुआ है ये हम देश भर के और भी लोग हैं, हम लोगों ने भी जो जनवरी में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होना था उसको स्थगित कर दिया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं आप सुनिए। आप मुझे अपना बेटा मानते हैं, आप मुझे अपना भाई मानते हैं, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे परिवार के दिल्ली के 2 करोड़ लोग खूब खुशी खुशी छठ पूजा मनाएं। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर हम बाहर किसी तालाब के अंदर 200 लोग एक साथ उतरेंगे और उसमें अगर एक को भी कोरोना हुआ, और हो सकता है कोरोना कईयों को होता पता भी नहीं होता, अगर एक को भी कोरोना हुआ और अगर हम 200 लोग उस तालाब में उतरे तो सबको कोरोना हो जाएगा 100%। ये सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस पानी के जरिए जिस बंदे को कोरोना होगा वो पानी में उतरेगा और वो पानी कोरोना का हो जाएगा, उससे उसका वायरस उस पानी में चला जाएगा और उस पानी से बाकी सबको हो जाएगा 100% सबको। आप सोच सकते हो कि कितने बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। तो छठ पूजा करने की मनाही नहीं है, केवल और केवल इतनी मनाही है कि किसी भी पब्लिक पॉन्ड पे, किसी भी पब्लिक तालाब पे, किसी वाटर बॉडी के अंदर हम उतर के एक साथ छठ पूजा नहीं मना सकते। अपने अपने घर में मनाते हैं ना इस बार छठ पूजा, अपने अपने बात तो दिल से भक्ति करने की है, अपने अपने घर पे मनाएंगे। और यही सोच के कई सरकारों ने पब्लिक पॉन्ड में, पब्लिक वाटर बॉडी के अंदर, पब्लिक पानी के किसी भी उसके अंदर छठ पूजा मनाने के ऊपर गुजरात सरकार ने सूरत में, अहमदाबाद में पाबंदी लगाई है, मुंबई में पाबंदी लगाई गई है, हरियाणा में पंचकुला में पाबंदी लगाई गई है। तो यही सोच के लगाई गई है। मैं क्यों चाहूंगा कि छठ पूजा धूमधाम से ना मना पाए लोग? हम क्यों चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि सब लोग धूमधाम से मनाएं। जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली के अंदर छठ पूजा मनाने के लिए कितनी तैयारियां करते हैं, सरकार कितनी तैयारियां करती है, सरकार कितना बजट देती है छठ पूजा की तैयारियां करने के लिए। लेकिन इस बार ये महामारी है और आप ही की सेहत के लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए हम ये कदम उठाने पे मजबूर हुए हैं। छठ पूजा मनाएं, अपने अपने घर पे मनाएं, बाहर एक साथ किसी भी तालाब या किसी भी ऐसी वाटर बॉडी में एक साथ ना उतरें, क्योंकि अगर हम उतरे तो सबको एक साथ कोरोना हो सकता है। दिल्ली में 7,461 बेड, लगभग 7,500 बेड अभी अवेलेबल हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 7,461 बेड अवेलेबल हैं। लगभग 446 आईसीयू अभी अवेलेबल हैं। 450 के करीब मोटा मोटा मान लेते हैं आईसीयू अवेलेबल है। और सरकार ने आज कुछ अहम निर्णय लिए हैं बेड, कोरोना के बेड बढ़ाने के लिए और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने कोर्ट की इजाजत के बाद लगभग 30-32 अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स हमने कोरोना के लिए चिन्हित कर दिए थे। अब ये ऑर्डर आज दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर लागू किए जा रहा है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जा रहे हैं। इससे हमें उम्मीद है कि लगभग 300 से 400 और बेड्स प्राइवेट अस्पतालों के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। जो नॉर्मल बेड्स हैं, नॉन आईसीयू बेड्स हैं, आईसीयू के अलावा जो दूसरे बेड्स हैं, वो अभी तक 50% बेड्स प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के लिए रिजर्व थे। अब इनको बढ़ा के 60% बेड्स को कोरोना के लिए
कुछ दिनों के लिए रिजर्व किया जा रहा है जब तक ये महामारी पीक चल रही है। उसी तरह से जितनी नॉन क्रिटिकल प्लान्ड सर्जरीज हैं, जैसे आपको टॉन्सिल है, मान लीजिए टॉन्सिल का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने कल की डेट दे रखी है, लेकिन वो टॉन्सिल का तो ऑपरेशन अगले महीने भी हो सकता है, कोई क्रिटिकल नहीं है। इसी तरह से कई सारी सर्जरीज होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, प्लान्ड सर्जरीज। क्रिटिकल नहीं होती, 2 महीने बाद हो जाए, महीने बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी नॉन क्रिटिकल सर्जरीज, नॉन क्रिटिकल प्लान्ड सर्जरीज को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करने के लिए सभी अस्पतालों को कहा जा रहा है। और जैसा मैंने कल कहा था कि आईसीयू बेड्स में दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों के अंदर 663 बेड्स की और व्यवस्था, नए बेड्स की व्यवस्था कर रही है, और केंद्र सरकार ने 750 आईसीयू बेड्स देने का आश्वासन दिया है। दोनों मिला के मुझे लगता है 1413 और नए आईसीयू बेड्स। जी, तो इस तरह से केंद्र सरकार भी साथ में आ गई है दिल्ली सरकार के, और इस तरह से समस्या जो है वो कुछ कोरोना पेशेंट्स की कम हो सकती है, क्योंकि निश्चिंत आप रहिए, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा है, और इसको लेकर और एक कदम बढ़ाते हुए, क्योंकि कई लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। सारी कोरोना की जो दिल्ली की परिस्थिति है उससे उनको अवगत करा के आया। हम दोनों ने माना कि दिल्ली के अंदर जहां जहां दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं, तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपए था, इसको बढ़ा के 2000 रुपए फाइन किया जा रहा है कि जो जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। मेरी सबसे अपील है, इस टाइम मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को भी यही कहा, मैंने कहा कि आप अपने सारे कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारिए और उनको मास्क देके भेजिए कि वो मास्क बांटे। कोई अगर सड़क के ऊपर मिले जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी मेरी यही निवेदन है, सबको मास्क बांटिए। अगर आपने मास्क पहन लिया, आपके कोरोना होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो मेरी सभी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, पॉलिटिकल पार्टी से सबसे निवेदन है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को मास्क देके सड़क पे उतारिए। जी हाँ, इस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये अपील की है, और कि मास्क जरूर पहने, और पॉलिटिकल कार्यकर्ताएं कभी इकट्ठा होते हैं तो वो मास्क पहन के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और हमारी आप लोगों से अपील है कि अगर आप लोग सकारात्मक हैं तो इसको अपने अपने फेसबुक आईडी पे आप शेयर कर सकते हैं। जहां शेयर कर सकते हैं वो बदलाव लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहते तो हैं, क्योंकि आप सकारात्मक हैं इसलिए आप जुड़े हुए हैं, लेकिन जब तक एक कदम और आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये चीज़ें लोगों तक नहीं जाएंगी, और ये सूचनाएं जो हैं बिल्कुल पारिवारिक जो चीज़ें हैं वो आपके पास पहुंचाई जाती हैं। स्वयं की क्रांति मोक्ष अजय जी क्या कहते हैं। जलालुद्दीन रूमी एक सूफी फकीर भी थे और सूफी संत भी थे। जब वो युवा थे तो एक बार उन्होंने खुदा से कहा कि मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इस दुनिया को बदल सकूं, लेकिन खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर और साल बीत गए, एक बार फिर उन्होंने खुदा से कहा कि मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने बच्चों को बदल सकूं, फिर भी खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो वृद्ध हो गए तो एक बार फिर उन्होंने खुदा से कहा कि मुझे इतनी ताकत दे कि मैं खुद को बदल सकूं, तो खुदा ने कहा यही बात अगर तुमने जवानी में की होती तो कब की क्रांति घट गई होती। हमारे जीवन में यही क्लेश है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, माँ बाप बच्चों को। हम सब एक दूसरे को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद में बदलाव नहीं करते। जब तक हम खुद में बदलाव नहीं करेंगे तब तक हम में ईश्वरीय क्रांति घटित नहीं हो सकती। जी हाँ, तो इस तरह से अजय मोक्ष जी ने एक बात बताई कि हमें स्वयं में बदलाव लाना पड़ेगा, और ये बदलाव लाने से तब हम दूसरे में बदलाव ला सकते हैं। और आज मेंस डे है, तो आप सभी ज़्यादातर मेंस ही सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं,
तो आपको बधाई हो। इंटरनेशनल मेंस डे 19 नवंबर। तो ये सब जानकारी जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो चीज़ चल रही है। अब हम आते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई को लेकर जो है वो पोस्ट शेयर किया है। तो आइए उन मंत्रियों को भी, क्योंकि दिल्ली के मंत्री हो या बाकी जगह के केंद्र सरकार के, तो उन लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई को बहुत ही प्यार से, विनम्रता से लोगों ने साझा किया है। तो वो मैं चाहता हूं कि आपको वो तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरह से लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का चूंकि जुड़े हुए हैं, तो ये देखिए, अब लोग जो हैं इन महापुरुषों को याद करते हैं तो वो साझा करना ज़रूरी है। ओम बिरला साहब लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने लिखा है कि सन 1857 की क्रांति की महानायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर सादर नमन। अद्वितीय साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का स्वर्णिम एवं गौरवशाली अध्याय लिखा। उनके अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और अपनी वीरता के किस्सों को लेकर वे किंवदंती बन गई। रानी लक्ष्मीबाई भारत में जो जैसे महिला सशक्तिकरण का पर्याय हैं, वे एक ऐसा आदर्श हैं जिनसे महिलाएं प्रेरणा प्राप्त कर असंभव को भी संभव कर दिखाती हैं। ऐसी महान विभूति को शत शत नमन। और तस्वीर भी जो साझा की उन्होंने वो आप लोग तक पहुंचाते हैं। बहुत ही अलग अलग तरह की रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर लोगों ने साझा की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने ये रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मनीष सिसोदिया। ये इसलिए साझा करना जरूरी है कि हमारे जो अब ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने ये पोस्ट साझा की है। बहुत ही ये इसके बाद की स्टोरी है, मैं आपको इसके बाद इसको दिखाऊंगा। और मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी आरजेएस राष्ट्रीय वंदे मातरम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी आरजेएस के कार्यक्रमों में कई बार मुख्य अतिथि रहे हैं। तो क्या लिखते हैं? मणिकर्णिका की वीर गाथाएं हमेशा हमारे लिए आदर्श हैं। रानी लक्ष्मीबाई को कोटि कोटि प्रणाम और विनम्र श्रद्धांजलि। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 के स्वातंत्र्य समर की अग्निशिखा, शौर्य, साहस और आत्मविश्वास की मूर्तिमान स्वरूप, जिनके राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था, उन अंग्रेज महाप्रभुओं को जिनकी ललकार मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये प्रथम स्वतंत्रता समर का प्रेरणा वाक्य बन गया था। दोनों हाथों में तलवार, मुंह में घोड़े की रास, पीठ पर बंधा बालक और दुर्गा स्वरूप उनकी छवि अनंत काल तक देश, धर्म और समाज के लिए संघर्ष करने वालों के लिए प्रेरणा बनेगा। तो इस तरह से मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये फोटो भी यहाँ पे शो किया है, सादर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए। ये शौर्य और साहस की प्रतीक। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो लोग हैं, वहीं पे आर्य समाज जो है, उन्होंने भी एक वेबिनार किया। उसमें तमाम लोगों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दी और उन पर चर्चा की। तो देश में इस तरह की परंपरा अगर बनती है तो हम लोग इसको प्रमोट करते हैं। अनिल आर्य क्या लिखते हैं, और ये प्रवीण आर्य जो मीडिया प्रभारी हैं केंद्रीय आर्य युवक परिषद के, उन्होंने भेजा है। अनिल आर्य जी लिखते हैं कि 100 रानी लक्ष्मीबाई को किया नमन। स्वतंत्रता संग्राम की नींव रानी लक्ष्मीबाई ने भी डाली थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य। केंद्रीय आर्य युवक परिषद ने स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर ऑनलाइन गूगल मीट का आयोजन किया और उसमें श्रद्धांजलि दी गई। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को
वाराणसी में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इस तरह से उन्होंने आज की नारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया। प्रांतीय महामंत्री प्रवीण आर्य ने कहा कि हम बचपन से ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के किस्से सुनते हुए बड़े हुए हैं। बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज नई पीढ़ी को, गौर कीजिएगा, आज नई पीढ़ी को ऐसी जीवनियां पढ़ाने की आवश्यकता है। ये लाइन कोट कीजिए, नई पीढ़ी को इस तरह की जीवनियां पढ़ाने की आवश्यकता है। तो क्या इस तरह के फेसबुक में जो हम लोग शेयर कर रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों को बताने, सुनाने और उनकी रुचि इसमें बढ़ाने की आवश्यकता क्या हमारी नहीं है? ये सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस तरह की चर्चा जो हो रही है, उन चीज़ों पर हमारे युवाओं का ध्यान, हमारे बच्चों का ध्यान, भारत का जो भविष्य है उनका ध्यान जाना चाहिए। और वो अपने नहीं जाएगा, हर परिवार का ये कर्तव्य है कि किसी न किसी माध्यम से उनमें रुचि पैदा करें। अगर एक बार बच्चे में रुचि आप पैदा कर देंगे, एक संस्कार दे देंगे, शिक्षा के साथ संस्कार अगर दे देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ही फायदा होगा। और पटना बिहार से पलक झुनझुनवाला है, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई पे क्या कहा है, उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया है आरजेएस फैमिली में, व्हाट्सएप ग्रुप में। आइए आपको रूबरू करें। कर्णिका का जन्म वाराणसी ध्यानी मोरू पंतावनी में हुआ था। उनकी शादी के बाद उनके पति ने उसका नाम रखा रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों ने उसको एक बच्चा हुआ, पर अंग्रेजों ने उन्हें मार दिया। उन्होंने मंत्री के बच्चे को अपना बच्चा मान लिया। उन्होंने बच्चे को छाती में बांधकर जंग लड़ी, लेकिन वो हार गई। उन्होंने अंग्रेजों के बीच आवाज उठाई, बहुत लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बहुत लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं पलक झुनझुनवाला। तो इस तरह से बच्चों का उत्साह बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आज बच्ची ने रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे इस तरह से पोस्ट शेयर किया है, तो आगे चलकर इसको और भी अच्छे कार्य या अच्छी बातें बोलने का इसको मन करेगा। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग अपने परंपरा में आते हैं। मैं एक बार फिर से लौटना चाहूँगा अपनी परंपरा में, जो कि भारत का राष्ट्रीय पर्व की तरह है। ये हालांकि क्षेत्रीय इसको माना जाता है, लेकिन आरजेएस जो है इसको भारतीय पर्व मानता है। और इसलिए हम लोग इसको चर्चा कर रहे हैं। और पूरे भारत में जो भी पर्व मनाए जाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में भी मनाए जाते हैं, उसे लेकर भी लोग शुभकामनाएं देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये साझा किया है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन खरना की शुभकामनाएं। आज खरना के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। आज खरना है और उपवास शुरू हो जाएगा। बहुत ही कठिन व्रत होता है और समस्त छठ व्रतियों के इस कठिन तप को नमन करते हुए मेरी ये प्रार्थना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। छठ पूजा 2020, ये पोस्ट भी इन्होंने साझा किया। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना की शुभकामनाएं, यानी कि आज खरना है। और कल शाम को डूबते हुए सूर्य को व्रती अर्घ्य देंगे। और उसके बाद हम लोगों का जो आरजेएस फैमिली है, वो उन लोगों के साथ जो है हम लोग एक आरजेएस की पीडीएफ स्मारिका जो है यहाँ पे रिलीज करेंगे। वो आप लोग ही करेंगे, क्योंकि वो जिन लोगों ने अपने नंबर दिए थे उन लोगों को भेज दिया गया है। अभी भी मैं फेसबुक लाइव में आपको आमंत्रित करता हूं कि अगर आप अपना नंबर यहां शेयर कर देते हैं तो आपको वो पीडीएफ स्मारिका भेज दी जाएगी, ताकि कल आप शाम 8 बजे जुड़कर और उस पत्रिका के बारे में और सकारात्मक भारत आंदोलन जो है और सकारात्मक सोच जो है, ये घर घर का एक आंदोलन है। घर घर में सकारात्मक सोच आए, इसी की एक कोशिश है। उसमें अपना समर्थन अगर देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट तो अभी भी आप कर सकते हैं और मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि सब लोगों के लिए ही ये फेसबुक लाइव शुरू किया गया है। और आप जानते हैं कि हम लोग एक मंच पे जो बातें करते हैं,
बहुत सारी चीज़ें आपकी जानकारी में भी आएंगी, लेकिन इस मंच पे जो बातचीत की जा रही है वो यूट्यूब पे भी लगा दी जाती है। तो आप समझिए कि आपकी जो विचार हैं वो विचार क्रांति के रूप में भारत में चली जाती हैं। एनी टाइम एनीवेयर कोई भी उसको लिंक को खोलकर देख सकता है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हमें अपने परिवार से करनी पड़ेगी, और बहुत से लोग अपने अपने परिवार से, जैसे पलक झुनझुनवाला जी हैं, ये आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी रहे हैं पीएमसीएच पटना बिहार में। तो उनकी ये उनके परिवार की पोती या नाती होंगी पलक झुनझुनवाला। तो इनका मनोबल इस तरह से बढ़ाया जा रहा है। आपके भी कोई वीडियोस होंगे, फोटोज होंगे, या आप कुछ कमेंट करना चाहें पहले भी भेज सकते हैं, नंबर आपको वहाँ पे दिया हुआ है। एक बार फिर डॉक्टर हरिओम पंवार जो हैं, महान वीरांगना महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कोटि कोटि नमन करते हुए आज जयंती पर ये चीज़ शेयर किए हैं। ये मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, जो बड़े कवि हैं, बड़े मंत्री लोग हैं, वो लोग भी चाहते हैं जो हम लोग चाहते हैं। हम लोग भी ये चाहते हैं कि अपने महापुरुषों को हम लोग याद करें, और हम लोग चाहते ही नहीं बल्कि उस पर काम भी कर रहे हैं। तभी हम लोग आज जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी की जयंती है, और उसे लेकर जो भरत राम मालकोटी जी हैं, मालकोट जो ढुंगबड़ी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, और अभी साउथ दिल्ली में रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, और समाज सेवी भी हैं, और कभी वो कलाकार भी रहे हैं। जो रामलीलाएं होती हैं उसमें भी उन्होंने भाग लिया है। तो एक तरह से वो समाज सेवी हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों का राष्ट्रीय सम्मान जो है वो घोषित हो गया है, और ये महापुरुषों के नाम पर ही, और तमाम अवार्ड जो हैं वो अगला जो आरजेएस का कार्यक्रम होगा तो वो प्रदान किया जाएगा। और भरतराम मालकोटी जी ने जो अवार्ड घोषित किया है श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर, और अपनी माता जी जो कि शिक्षाकर्मी थी उनकी स्मृति में ये साझा किया है उन्होंने, ये अवार्ड है। इस तरह से हम लोग तमाम महापुरुषों के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर सभी भारतवासियों को, ये पोस्ट है भरतराम मालकोटी जी ने स्वयं भेजा है, और वो लिखते हैं कि मैं भरतराम मालकोटी आरजेएस राम जानकी संस्थान और आदरणीय उदय मन्ना जी का आभार प्रकट करता हूं, जो उन्होंने मेरी मां के नाम पर आरजेएस भारत उदय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित करने का अवसर प्रदान किया। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मेरी मां, जो कि मेरी मां की प्रिय नेता थी और हमारी भी। तो ये अवार्ड, इस तरह से तमाम अवार्ड जो हैं हम लोग चाहते हैं कि अपने पूर्वजों की स्मृति में याद किया जाए, और ये प्रशस्ति पत्र होगा वो सब लोगों को प्रदान किया जाएगा, और साथ में एक किताब भी प्रदान की जाएगी जिसमें इंदिरा गांधी जी के जीवनी के बारे में होगा, जिसमें मालकोटी जी की माता जी शिक्षाकर्मी स्वर्गीय श्रीमती मैनावती मालकोटी जी के बारे में होगा, जो कि दिल्ली के स्कूल में शिक्षाकर्मी थी, और भेंटकर्ता के बारे में भी होगा, जो श्री भरतराम मालकोटी जी दक्षिण दिल्ली के रहने वाले और मल्टीनेशनल में काम करने वाले। तो ये एक पूरा पेज का जो है वो व्यवस्था की गई है इस अवार्ड के बारे में। तो तमाम महापुरुषों को हम लोग इस तरह से लेकर आ रहे हैं, नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रेरक स्टोरी उसमें दी जाएंगी, क्योंकि प्रेरणा के बाद निश्चित रूप से जो संस्कार हैं वो अच्छे बनते हैं। संस्कार किसी भी अच्छी चीज़ को, इनोवेटिव चीज़ों को देखने से भी बनती है। सुनीता शानू जी जो कवियत्री भी हैं और उनकी अपनी संस्था भी है, एक बेकार पड़े डिब्बे में प्याज की खेती कर डाली, अब हरे प्याज का अपना स्वाद है। तो इस तरह की इनोवेटिव आइडिया और इस तरह की चीज़ें जो लोग कर रहे हैं अपनी आरजेएस फैमिली में। और सुनीता शानू एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर जो नई दिल्ली में है, जंतर मंतर के सामने बहुत बड़ा हॉल है, प्रोजेक्टर के साथ ऑडिटोरियम है। तो उस ऑडिटोरियम में आरजेएस का जब प्रोग्राम हुआ था उसमें सुनीता शानू जी ने मंच साझा किया था। तो इस तरह के इनोवेटिव आइडिया भी घर में करती हैं, तो कविता भी भेजती हैं। तो ये आप तक साझा कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हम लोग भी कर सकते हैं।
बेकार पड़े डब्बे में प्याज की खेती कर डाली। जी, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो कोई भी कर सकता है, इससे शुद्ध खान पान जो है वो मिलेगा। और जैसा हम छठ के बारे में कर रहे थे, तो छठ को लेकर जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री जो हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी, तो उन्होंने ये आयोजन किया है और छठ व्रतियों को इस तरह के प्रसाद वितरण का एक कार्यक्रम जो है किया गया है, जो छठ में व्रतियों को काम आएगा। तो इस तरह से व्रत, त्योहार, महापुरुषों के बारे में, इन सब चीज़ों में सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। और अब आइए, आपको डॉक्टर हर्षवर्धन जी का एक और पोस्ट आया है जो वर्ल्ड फिलोसफी डे पे है, तो ये भी मैं आप लोगों तक साझा कर रहा हूँ कि वर्ल्ड फिलोसफी डे, लेट अस अप्रिशिएट द रोल ऑफ लर्न्ड फिलोसोफर who have helped shape and reshape societies. The current pandemic has amplified the importance of thoughts, leadership and knowledge to build a more resilient and equitable world. तो वर्ल्ड फिलोसफी डे का एक 19 नवंबर ये फोटो भी साझा किया गया है। तो ये अगर आपका बच्चा देखेगा वर्ल्ड फिलोसफी डे, तो उसके जेहन में ये रहेगा कि अच्छा 19 नवंबर को वर्ल्ड फिलोसफी डे मनाया जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान हम लोगों का रहता है घर परिवारों पर, क्योंकि जब तक आपके परिवार में सकारात्मकता नहीं आएगी और बच्चा सेल्फ ग्रो नहीं करेगा, तो दबाव डालने से आजकल के बच्चे जो हैं वो दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। इसलिए उनको उनके हिसाब से वो, क्योंकि वो जिज्ञासु होते हैं, हर नई चीज़ को देखना चाहते हैं, तो 99% बच्चों को ये चीज़ें जो हैं उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा जब आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, उन तक इन चीज़ों को पहुंचाएंगे कि बेटे ये बहुत ज़रूरी है। आप 19 नवंबर को कौन कौन से लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। आप जानते हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, उनका 19 नवंबर 1971 को जन्मदिन है। और केशव चंद्र सेन जो कि प्रसिद्ध धार्मिक और समाज सुधारक, जो ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे, तो राजा राम मोहन राय का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन आपके बच्चे को ये पता चलेगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापकों में एक और समाज सुधारक थे, उनका नाम था केशव चंद्र सेन। 1838 में 19 नवंबर को जन्मदिन हुआ था। और सलील चौधरी जो हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, 1923 में 19 नवंबर को जन्मदिन। सलील चौधरी बड़ा नाम है, तो ये बच्चों को या आपके परिवार में लोगों को ये जानकारी होगी। केवल नाम सुन लेगा बच्चा तो कई बार रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं सलील चौधरी, तो क्योंकि गीत सुनेगा बच्चा कहीं भी टेलीविज़न या रेडियो में, तो उसको सलील चौधरी जैसे ही गीतकार के रूप में आएगा नाम, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा मैं जानता हूँ, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। विवेकी राय उसी तरह से हिंदी और भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, 1924 में 19 नवंबर को जन्मदिन। और दारा सिंह का अगर बच्चे ने नहीं देखा है, क्योंकि आपका बच्चा छोटा होगा, तो दारा सिंह विश्व प्रसिद्ध पहलवान और हिंदी फिल्मों के अभिनेता। 1928 में दारा सिंह का 19 नवंबर को जन्मदिन हुआ था। दारा सिंह के बारे में एक और जानकारी आपको साझा कर देते हैं, जो कि 500 से ज़्यादा कुश्तियाँ लड़े थे और एक भी नहीं हारे। दारा सिंह की छाती जो थी वो 53 इंच की थी और उनकी हाइट थी 6 फीट 2 इंच थी। और अगर ये सवाल आएगा कि उन्होंने रामायण में किस चीज़ का रोल किया था, तो आपका बच्चा बता सकता है कि हनुमान बने थे वो। दारा सिंह हनुमान का रोल किए थे और बहुत ही हिट रोल था। और उनका वजन जो है 127 किलो का रहा है दारा सिंह जी। तो उनकी जयंती पर हम सब उन्हें नमन करते हैं। और इस तरह से एक पोस्ट भी आपको दिखाएंगे दारा सिंह के बारे में, आपके बच्चों को पता चलेगा। कोई भी कुश्ती 500 कुश्ती लड़े, लेकिन किसी भी कुश्ती में वो हारे नहीं थे। तो इस तरह की जानकारी जो है वो ज़रूरी है हम लोग अपने परिवारों तक पहुंचाएं। तो ये चीज़ें मुझे लगा कि पहुंचानी चाहिए आपको। और भी कुछ हैं जिनके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूं, क्योंकि जो महापुरुष हैं उनका नाम भी अगर याद रह जाता है तो आगे चल के उसको
गूगल के माध्यम से आदमी और जानकारी हासिल कर सकता है। जीनत अमान भी बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं हिंदी फिल्मों की, और 19 नवंबर को 1951 में उनका जन्मदिन। और सुष्मिता सेन भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स बनी थी 1975 में, 19 नवंबर को जन्मदिन। वहीं पे 20 नवंबर को मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। तो टीपू सुल्तान, सिर्फ अगर इतना भी याद अगर रह गया तो वो बच्चा जो है निश्चित रूप से टीपू सुल्तान पे इंटरेस्ट आ जाएगा वो, क्योंकि नाम सुना हुआ लग रहा है। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे और 1750 में 20 नवंबर को जन्मदिन। एक भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान बबीता फोगाट का जन्म 1989 में हुआ था 20 नवंबर को। और निर्मला ठाकुर भारत की प्रसिद्ध कवयित्री रही, उनका निधन जो है 2014 में 20 नवंबर को हुआ। श्याम बहादुर वर्मा, बहुमुखी प्रतिभाशाली अनेक विषयों के विद्वान, विचारक और कवि श्याम बहादुर वर्मा का 20 नवंबर 2009 को निधन हुआ था। फैज़ अहमद फैज़, बहुत बड़े शायर हुए हैं फैज़ अहमद फैज़, तो ये आपके बच्चे को ये पता चल जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ प्रसिद्ध शायर जिनको अपनी क्रांतिकारी रचनाओं में रसिक भाव, इनकलाबी और रूमानी के मेल की वजह से उसे जाना जाता है। वहीं पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय का नाम कई बार आप भी सुनते हैं, और बच्चे अगर जान जाएंगे कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि अमेरिका के वाशिंगटन में है, तो 20 नवंबर 1866 को हुआ था हार्वर्ड विश्वविद्यालय का। तो अपने दोस्तों के बीच वो बच्चा है निश्चित रूप से एक नए ढंग से प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में उभरेगा। अभी से उसके अंदर जो है इस तरह के विचार आएंगे जब वो इस तरह की जानकारी उसके पास पहुंचाएंगे। आप ये पहुंचाना हम लोगों का काम है। और दारा सिंह को एक बार डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये पोस्ट साझा किया है, तो देखिए किस तरह से महापुरुषों को लेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं और वो लोग एक मंच पर आ रहे हैं और साझा कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर हर्षवर्धन लिखते हैं कि अखाड़े से लेकर फिल्मी पर्दे तक अपनी योग्यता का लोहा मनवाने वाले पूर्व राज्यसभा सदस्य रुस्तम हिंद दारा सिंह की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन। वे भारतीय कुश्ती के शान थे। टीवी सीरियल रामायण में हनुमान जी का उनका जीवंत किरदार आज भी लोगों के जहन में एक मीठी याद बनकर ताज़ा है। और ये पोस्ट भी उन्होंने साझा किया है दारा सिंह का। अजय कुश्ती पहलवान, 500 बताया ना कि 500 कुश्ती, और अजय कभी हारे नहीं। रुस्तम हिंद और पूर्व राज्यसभा सांसद श्री दारा सिंह जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। तो दारा सिंह के भी बारे में बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों को बच्चों का समय किस तरह से, स्कूल बंद है उस समय, तो उनकी रुचि कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये रुचि डेवलप करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना है कि ये जो बातें हो रही हैं ये बातें उन लोगों तक पहुंचाई जाएं। और महापुरुषों को लेकर हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। महापुरुषों को लेकर हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं वो लोग भी सामने आए हैं, और उसी का एक आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसीलिए हम इसको साझा भी कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, तो आपका बच्चे को पता चल जाएगा कि अच्छा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। तो जनरल नॉलेज के माध्यम से भी ये सकारात्मकता जो है वो घर घर में आ जाएगी, क्योंकि बच्चे को अपना पूरा करियर बनाना है। तो बच्चे को एक ज्ञान देने के साथ साथ उसे आप संस्कार भी दे रहे हैं कि इस तरह की अच्छी चीजों को कैच करो, अच्छी चीजों को पढ़ो, तो जयराम ठाकुर जी का नाम उसको याद आ जाएगा। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन, जैसे मैंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, तो वो जान जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। तो ये जब अभी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के बारे में चर्चा हुई थी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, तो इस तरह से एक बहुत ही संस्कारित करने का आपका जो प्रयास है वो आप अपने घर के लिए एक सेवा कर रहे हैं, इसलिए इसको साझा इसलिए करना जरूरी है। जयराम ठाकुर जी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर रिज शिमला स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अब इससे पता चलेगा कि शिमला में जो रिज है वहां पे इतनी सुंदर इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा है, बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश।
तो इसलिए ज़रूरी है सकारात्मक भारत आंदोलन की, क्योंकि ये घर घर का आंदोलन है, ये घर घर तक पहुंचाने का आंदोलन है। और इंदिरा गांधी जी के बारे में आज एक पोस्ट साझा किया है राज्यसभा टीवी के अपने आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए, और मंच भी साझा किया था एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 2018 में जो कार्यक्रम हुआ था, जय हिंद जय भारत कार्यक्रम। हम लोगों का आरजेएस का 2 बड़े कार्यक्रम होते हैं, बैठकें तो कई हो गई हैं, लेकिन 2 राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रीय पर्व पर होते हैं। तो इस तरह से आरजेएस जो है वो वही काम करता है जो देश हित में होता है। और बैकग्राउंड में भी आप देख रहे होंगे कि हम लोग किस तरह से सैनिकों को जो है, और ये कलम के पत्रकार कहें, बुद्धिजीवी कहें, या आप लोग समझिए, इस तरह से ये आरजेएस राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम का जो है यहाँ पर बैकड्रॉप लगा हुआ है। और इंदिरा गांधी के बारे में राज्यसभा टीवी के जो हेड हैं संसदीय मामलों के, उन्होंने ये पोस्ट साझा किया है। बहुत ही पुराना अटल बिहारी वाजपेयी जी का लिखा हुआ है इंदिरा गांधी जी के बारे में, और उनका व्यक्तित्व जो है बहुत सारा, अगर इमरजेंसी की बात न की जाए तो उनका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार रहा है, और बहुत ही लौह महिला के रूप में वो जानी जाती हैं। तो हमें इंदिरा गांधी के सकारात्मक पक्षों के बच्चों तक पहुंचाना है कि एक महिला जो प्रथम भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या लिखते हैं कि आखिर इंदिरा जी हैं क्या। ये कवि भी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो अपने हिसाब से उन्होंने शब्द दिए हैं। 23 जून 1980 टेलीफोन की घंटी बजी, उधर से आवाज आई, मैं आडवाणी बोल रहा हूं। लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में होगा, जैसा मैं समझ सकता हूं। संजय गांधी विमान दुर्घटना में घायल हो गए हैं, उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया है। आडवाणी जी कहते हैं हमें चलना चाहिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं आइए यहां से साथ चलेंगे। जब हम अस्पताल पहुंचे, अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी अस्पताल पहुंचे तो काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। बाहर आने वालों ने बताया कि संजय की मृत्यु हो चुकी है। संजय गांधी जो इंदिरा गांधी जी के बड़े सुपुत्र, छोटे सुपुत्र थे, बड़े तो राजीव गांधी जी थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने। संजय गांधी की मृत्यु हो चुकी है। हम दोनों उस कमरे की ओर बढ़ चले जहां संजय गांधी का शव रखा हुआ था। श्री धवन ने भीड़ में से रास्ता बनाया। दरवाजा खोलकर भीतर गए तो सामने श्रीमती इंदिरा गांधी खड़ी थी। उनकी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि इस समय आपको बड़ी हिम्मत से काम लेना है। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, किंतु चश्मे के भीतर से मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा कि मैं एक क्षण के लिए सिकुड़ गया। मुझे लगा कि वे बिना कहे ये बात कह रही हैं कि हिम्मत तो मुझे घुट्टी में मिली है। स्वतंत्रता आंदोलन में इंदिरा गांधी ने भी भाग लिया था, तो उन्होंने इंदिरा गांधी ये सोच रहे हैं ऐसा कि बिना कहे ही ये कह रही हैं कि हिम्मत तो मुझे घुट्टी में मिली है। आप मुझे हिम्मत का उपदेश देने वाले होते कौन हैं? बाहर निकले, यानी जो आडवाणी साहब और अटल बिहारी वाजपेयी जी बाहर निकले तो चंद्रशेखर जी से मुलाकात हो गई। चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनसे मुलाकात हो गई थी। और उन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब वे बाहर निकलने लगे तो इंदिरा जी ने उन्हें एक तरफ ले जाकर कहा, चंद्रशेखर कह रहे हैं, एक ले जाकर कहा कि वे यानी इंदिरा जी काफ़ी दिनों से, इंदिरा जी मतलब काफ़ी दिनों से चंद्रशेखर जी से बात करना चाहती थी, किंतु मौका नहीं मिला। और अलग ले जाकर क्या इंदिरा गांधी कहती हैं, जबकि संजय गांधी का शव रखा हुआ है, बेटे का शव रखा हुआ है, और कहती हैं इंदिरा गांधी, असम की समस्या को हल करने में अब और अधिक देर नहीं होनी चाहिए। ये देखिए देश की चिंता। यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने इंगित किया है कि आखिर इंदिरा जी हैं क्या। बेटे का शव रखा हुआ है और वो असम समस्या पर चंद्रशेखर को कह रही हैं कि अब इस समस्या का हल करने में और अधिक देर नहीं होनी चाहिए। चंद्रशेखर जी की बातें सुनकर मैं विचारों में डूब गया, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी विचारों में डूब गए। जिस बेटे ने मुसीबत में साथ दिया, जिसने 1977 की पराजय को, इंदिरा गांधी हार गई थी बुरी तरह से, इमरजेंसी 75 में लगाई गई थी 1975 में, और उसके बाद जनता में आक्रोश था, तो 1970 में इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी जी हार गई थी। तो 1977 की पराजय को विजय में बदलने के लिए सब कुछ किया जिस बेटे ने, जिस पर भविष्य की आशाएं खड़ी थीं, वो भरी जवानी में एक विमान दुर्घटना में संसार से उठ गया।
संजय गांधी को विमान उड़ाने और ड्राइविंग का बड़ा शौक था। ये विमान की ड्राइविंग, वो ऊपर कलाबाजी करके वो विमान को उड़ाते थे और दुर्घटना हो गई। उनका क्षत विक्षत शरीर मृत अवस्था में अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा है और इंदिरा जी हैं कि असम की चिंता कर रही हैं, उसके बारे में प्रतिपक्ष से बात कर रही हैं। मैं सोचने लगा, अटल बिहारी वाजपेयी सोचने लगे कि आखिर इंदिरा जी हैं क्या, उनका वास्तविक रूप क्या है। वे मानवीय हैं या देवी या पाषाणी, पत्थर की तरह पत्थर दिल है, या मात्र राजनेत्री, सिर्फ एक राजनेत्री। क्या है इंदिरा गांधी? अटल बिहारी वाजपेयी भी इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व को यहां पर उकेर कर रख दिए। तो अरविंद कुमार सिंह जी का शुक्रिया, उन्होंने ये बात आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये साझा किया गया। तो ये है कि हमारे जो नेता होते हैं निश्चित रूप से उन लोगों पर भी दबाव होता है, लेकिन हम लोग जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया या आरजेएस फैमिली है, हम लोग कोशिश करें कि हमारे चारों तरफ सकारात्मक राजनीति का बोलबाला हो। हम लोग समर्थन उन लोगों का करें जो हमें लगता है कि ये सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए अगर उनसे कोई काम या ऐसा कुछ करने में या पत्रकारिता में हम उनकी बातों को गलत भी है तो इससे देश को बहुत नुकसान होता है। और इसलिए हमें ज़रूरत है सकारात्मक राजनीति की और सकारात्मक पत्रकारिता की, इसकी बहुत ज़रूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं भी पत्रकार रहे हैं, वीर अर्जुन के संपादक रह चुके हैं दिल्ली आईटीओ पे, अभी भी वीर अर्जुन है, जिसके विजय शर्मा जी समाचार संपादक आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय आरजेएस का जो वेबिनार हुआ था उसमें हिस्सा भी लिया था। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं क्योंकि आरजेएस का हर कदम जो है, हर व्यक्ति जो है वो चुनिंदा होता है। हम लोग चाहते हैं कि चुने हुए लोगों को लेकर जो है इस आंदोलन को दूर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये घर घर की क्रांति है, विचार क्रांति है। इसमें आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जुड़ने के लिए नंबर यहां दे सकते हैं। वैसे हम लोग 5 साल से 25 राज्यों तक पहुंच चुके हैं और वहां पर हम लोग कई राज्यों में अब कल शाम को घोषणा होगी जहां पे हम लोग सकारात्मक सूचना केंद्र बनाने जा रहे हैं, ताकि आरजेएस जो है वो जन सरोकार से भी जुड़ सके। अब हमें नहीं पता है कि हमारी आरजेएस फैमिली, जब हम लोग कहते हैं आरजेएस परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन उनकी कोई समस्या होती है तो उसको हम लोग कुछ कर सकते हैं। मे आई हेल्प यू, ये भावना जो है वो अपने आरजेएस फैमिली में फैलाना हम लोगों का कर्तव्य है। और क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन के लिए इसमें काफ़ी जगह है, इसीलिए सकारात्मक भारत भवन उन्हीं जो अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं उन लोगों को दिल्ली आने पर कोई दिक्कत ना हो, और उनके बच्चे हों तो आए तो ऐसी जगह पे रहें जो उनसे जुड़ा हुआ हो। वो बच्चा भी आए तो अगर आप राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है तो वहाँ पे सकारात्मक भारत भवन में अपने परिवार के पूर्वजों की आपकी वो प्रशस्ति पत्र वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो ये भावना जो है भारत के अलग अलग राज्यों के जुड़े हुए लोगों तक हम लोग पहुँचाना चाहते हैं, और इसमें दीप माथुर जी जो आरजेएस के ऑब्जर्वर हैं उनका भी बहुत अहम रोल है। और ये चीज़ें हम लोग अगर कुछ किसी रास्ते से भटक गए हैं तो आप लोग हैं, आप लोग उसको मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं, आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप हमारा मोबाइल नंबर है, आप हम तक वो जानकारी पहुंचा सकते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है, आप सबको बधाई हो। कल भी हम बधाई देंगे, परसों भी देंगे, क्योंकि आज आप 98 जो अंक है फेसबुक लाइव का उसमें आप जुड़े हैं। ये एक इतिहास भारत का यहाँ पे आप भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बिना आपके तो ये फेसबुक लाइव का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसको अगर आप शेयर करते हैं अपने अपनों तक तो फायदा आपका ही होगा, क्योंकि इस और प्रेरित कर रहे हैं बच्चों को कि नहीं, आपको कम से कम 15-20 मिनट इसको आप फॉरवर्ड करके देखिए, सुनिए और समझिए। और हमें उसका बच्चे का अगर वीडियो आप भेज देते हैं तो यहाँ पर दिखाई जाएगी। आप समझिए कि अगर बच्चा उस पर लिख सकता है तो उसकी लिखी हुई चीज़ों को भी कि उसको पीडीएफ की स्मारिका कैसी लगी, आप भी लिख सकते हैं। पीडीएफ की स्मारिका कैसी लगी उस पर कल जो है वो चर्चा होगी। और पीडीएफ की स्मारिका अगर आपको चाहिए तो अभी भी कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपको वो सेंड कर दी जाएगी। तो आप दिन भर में उसमें कोई कमेंट्स तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपको ही लॉन्च करना है। ये आरजेएस की फिलॉसफी है। आज फिलॉसफी डे पे ही आपको बता रहे हैं कि हम लोग आपस में ही उसके कमेंट्स करके आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया जो यहाँ पे जुड़ेंगे कल सायं 8 बजे।
तो 99वां अंक में जो कि 100वां अंक की पूर्व संध्या होगी और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आरजेएस फैमिली इकट्ठा होगी और यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे। अमिताभ बच्चन का जो केबीसी 12 के सेट से अमिताभ बच्चन ने सुनाई हिम्मत बढ़ाने वाली कविता, तो इस कविता को सुनिए और हम लोग कुछ सकारात्मक ऊर्जा अमिताभ बच्चन की इस कविता से भी लेते हैं, क्योंकि उनके बोलने का अंदाज भी गजब है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब राह की कीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती। ध्वंस हुआ विध्वंस हुआ, भंवरों में कहां फंसी कश्ती। विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच के लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं? पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं? हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं? किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जी हाँ, तो फिर वापस हम भी आ गए हैं और अमिताभ बच्चन की कविता से निश्चित रूप से हमें जो है वो पत्थरों से भी पानी रुकता नहीं है और ये सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो लगातार चलता रहेगा और आप लोगों के भरोसे को मजबूत किया जाएगा। किसी भी तरह से हम लोग कमज़ोर नहीं पड़ेंगे ताकि आपका भरोसा जो है वो जिंदा रहे और एक विश्वास बना रहे। जिस तरह से उस ज़माने में गुरु गोविंद सिंह जी ने जो किया वो अपने आप में एक बहुत ही वीरता का पर्याय है। तो आज नांदेड़ साहिब जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे गुरुद्वारा है और गुरु गोविंद सिंह जी की ज्योति ज्योत दिवस पर कोटि कोटि नमन कर रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। जैसा मैंने कहा कि इस तरह की चीज़ों को हम लोग ज़्यादा शेयर करते हैं कि हमारे अगर राजनेता इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं तो वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अपने नेटवर्क से इन्होंने इस मैसेज को जो हम लोग 5 साल से लगे हुए हैं इस मैसेज को ये लोग पहुंचा रहे हैं। तो ये मनीष सिसोदिया जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति ज्योत दिवस पर कोटि कोटि नमन किया है। और नाम भी अगर आपका बच्चा जानता है गुरु गोविंद सिंह जी का तो और आपको सचखंड श्री हुजूर साहिब जो कि महाराष्ट्र के नांदेड़ का है, तो नक्शा के साथ आपको एक तस्वीर साझा कर रहे हैं। ये नांदेड़ सचखंड श्री हुजूर साहिब है ना, इसको संस्कृत कवियों का नगर भी कहा जाता है, गुरुद्वारों का नगर। और ये देखिए महाराष्ट्र के नक्शे में नांदेड़ इस जगह पे स्थित है, महाराष्ट्र के मानचित्र पर नांदेड़। तो एक नक्शा जो है वो हमारे दिमाग में बन जाता है कि नांदेड़ महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है और दक्षिण का पठार में गोदावरी नदी के तट पर बसा नांदेड़ महाराष्ट्र का प्रमुख शहर है। औरंगाबाद के बाद ये राज्य का सबसे बड़ा शहर है नांदेड़। नंदा तट के कारण इस शहर का नाम नांदेड़ पड़ा और ये सिख तीर्थ स्थल भी है जहां गुरु गोविंद सिंह जी का देहांत हुआ था। ज्योति ज्योत इसलिए विनम्र श्रद्धांजलि है गुरु गोविंद सिंह जी को।
और नांदेड़ स्थित सचखंड गुरुद्वारा यहां आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन भी यहां बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राज्य सरकार ने इसे पवित्र शहर घोषित कर रखा है। प्रारंभ में नंदीग्राम नाम से चर्चित ये शहर मुंबई से 650 किलोमीटर और हैदराबाद से 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1.25 से एक लड़ाऊं चिड़ियों सो मैं बाज तड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। बहुत ही फेमस कथन है ये। और एक अन्य जो चीज़ है कि खालसा पंथ के संस्थापक और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के ज्योत दिवस पर कोटि कोटि नमन आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स की तरफ से भी और आरजेएस फैमिली की तरफ से। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना ज़िले में, पटना सिटी है वहाँ पे गुरुद्वारा है। और गुरु गोविंद सिंह जी के जो है जन्म बिहार के पटना ज़िले में 12 जनवरी 1666 में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था और पिता की मृत्यु के उपरांत वे सिखों के 10वें गुरु बने। और गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि, भक्त और आध्यात्मिक नेता थे। वर्ष 1699 में उन्होंने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो यही हम चाहते हैं कि आपके परिवार में बच्चों तक ये चीज़ें पहुंच जाएं, क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट कैसे लेगा जब तक हम इन चीज़ों को कि जैसे ही सुनेगा बच्चा कि बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, तो उसका जनरल नॉलेज भी मजबूत होगा और वो अपनी भारत की संस्कृति से जीत रहा है। वो एक शिक्षा और ज्ञान की ही बात नहीं है, बल्कि वो अपनी एक भारतीय संस्कृति और महापुरुषों से जुड़ रहा है, ताकि वहाँ से प्रेरणा जो मिलेगी तब जाकर जो है बच्चे के अंदर संस्कार आएंगे, ज्ञान और उसके बाद संस्कार। 1708 को गुरु गोविंद सिंह जी दिव्य ज्योति में विलीन हो गए और आज के दिन ये मैसेज जो ज्योति ज्योत को श्रद्धांजलि देते हुए मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने शेयर किया था, तो आप लोगों तक इसको साझा किया गया। अब चलते चलते क्योंकि समय समाप्त हो गया है, लेकिन एक बहुत ही घटना हुई है। हम लोग सकारात्मक राजनीति पे चर्चा करते रहते हैं, लेकिन बिहार में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है। उसको कहेंगे कि 48 घंटे के अंदर ही मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, 2 उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जिन्हें बनाया गया था उनका नाम मेवालाल चौधरी था कहेंगे, क्योंकि मेवालाल चौधरी ने आज सनसनीखेज मचा दी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मेवालाल चौधरी कौन थे ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे मीडिया के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इस बात पर तुल दिया कि शिक्षा मंत्री एक आरोपी को बनाया गया है। वो क्या कहानी है मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि सकारात्मक राजनीति जो है वो निश्चित रूप से आनी चाहिए। और सिर्फ मेवालाल चौधरी क्यों, मैं ये सवाल आपके पास आपके जेहन में डालता हूं कि सिर्फ मेवालाल चौधरी ही क्यों। संसद और विधानसभा जो राज्यों में हैं वहां पर कितने दागी लोग हैं, और आप समझ रहे हैं ना, व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी मीडिया क्या निभा रहा है। सिर्फ व्यक्ति को अगर हटाना है तो मीडिया उस पर लग जाता है, लेकिन व्यवस्था को मीडिया क्यों नहीं बदलता है। ये व्यवस्था तभी बदलेगी जब जनता का जो जोर चलेगा मीडिया पे कि आप सकारात्मक पत्रकारिता कीजिए, और राजनीतिज्ञों को कि आप सकारात्मक राजनीति कीजिए। सिर्फ व्यक्ति को हटाने से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? ये मैं सवाल आप लोगों से पूछता हूं कि व्यक्ति को हटा देने से क्या ये व्यवस्था बदल जाएगी और फिर जनता को लगेगा कि हाँ राजकाज सही चल रहा है, राम राज्य आ गया है? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं। मीडिया इस तरह से टारगेट करता है। हाथरस के बारे में मीडिया ने टारगेट किया, उसके बाद क्या हुआ? क्या मीडिया ने कुछ बताया? बताने की जरूरत समझी? किसानों की क्या स्थिति इस समय है? किसानों को लेकर मीडिया ने एक बार जो हो हल्ला मचाया था, आज किसानों से कोई बात कर रहा है? इसीलिए जरूरत है सकारात्मक पत्रकारिता की, और सकारात्मक पत्रकारिता के अंतर्गत हर विषय को टच करने की जरूरत है। और यहां पर उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर विषय को टच करते हैं, हर विषय को टच करने की कोशिश होती है। आपका योगदान अगर रहेगा, आपकी वीडियो जिस तरह से आती हैं, हालांकि कम संख्या में आ रही हैं, आपके विचार कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन आप अगर जग गए तो ये आंदोलन भी सफल होगा, और आप अगर नहीं जगेंगे
तो इसी तरह से चलता रहेगा, आवाज उठती रहेगी। तो मेवालाल चौधरी के बारे में, जो कि एक व्यक्ति है, सिर्फ व्यक्ति है, अगर उसने जो भी आरोपी बनाया गया है उस पर जो भी चीज रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति है, वो व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था को चोट मीडिया को करना पड़ेगा। यह मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? व्यवस्था बदलने की तरफ मीडिया क्यों नहीं आगे आ रहा है? व्यवस्था बदलने की तरफ क्यों किसी को प्रश्रय देता है और उसके बारे में चुप्पी साध लेता है? यह हमें समझने की जरूरत है कि व्यक्ति पर आधारित पत्रकारिता नहीं, व्यवस्था पर आधारित पत्रकारिता होनी चाहिए। लेकिन मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दिया है, ये एक राजनीति की दिशा में सकारात्मक कदम निश्चित रूप से है, क्योंकि इस तरह के लोग हिम्मत भी ना करें कि मंत्री बने, क्योंकि फिर मीडिया अपना अगर रोल करने लगता है। लेकिन सिर्फ मेवालाल चौधरी पे ही क्यों, उसको व्यक्ति को टारगेट न करते हुए मैं आप लोगों को यह पॉइंट देता हूं कि आप इस पे विचार कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि व्यवस्था के खिलाफ मीडिया कब खड़ा हुआ है। जो व्यवस्था खराब है, जिससे आप पीड़ित होते हैं, उसके खिलाफ मीडिया ने कभी आवाज उठाई? मीडिया व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाए, ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने आपके जेहन में ये बात डाल दी। मेवालाल चौधरी भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। इससे पहले ये पूसा कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के भी वाइस चांसलर रह चुके हैं। इतना ही नहीं, ये इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में फ्लोरिकल्चर व लैंडस्केपिंग के विभागाध्यक्ष, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेक्रेटरी, कमिश्नर इत्यादि पद पर पहले भी संभाल चुके हैं। चलिए, ये बातें तो हो गई। अब इन पर क्या आरोप है कि जब वे कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के उप कुलपति थे, उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर साइंटिस्ट की नियुक्ति में इन्होंने बड़े पैमाने पर धांधली की थी। ठीक है, आखिर नियुक्ति घोटाला है क्या, पहले ये जान लें। मेवालाल चौधरी पर आरोप यह है कि उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर साइंटिस्ट अभ्यर्थियों से पैसे लेकर इंटरव्यू में 20 मार्क्स दिए, और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उन्हें 0.1 मार्क्स दिए, जिसके कारण बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले अभ्यर्थियों के बदले में अपेक्षाकृत कम बेहतर रिकॉर्ड वाले अभ्यर्थियों का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर साइंटिस्ट के रूप में हो गया। यहां तक तो बात सही है। इसके बाद अपेक्षाकृत बेहतर शैक्षणिक योग्यता वाले रह गए। अब आइए, भारत में बैंक, एसएससी, यूपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, राज्य पीसीएस सहित सैकड़ों भर्तियों में इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होता है। ये तो आप जानते ही होंगे। अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के लिए एक इंटरव्यू बोर्ड होता है। उस इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों को पूर्ण अधिकार होता है कि किस अभ्यर्थी को कितने मार्क्स दिए जाएं। मार्क्स देने का न कोई पैमाना होता है, न ही इसे आप कोर्ट में चुनौती भी दे सकते हैं। अर्थात इंटरव्यू बोर्ड चाहे 1% मार्क्स दे या 100%, आप कुछ नहीं कर सकते। और इंटरव्यू के मार्क्स का वेटेज तो इतना जरूर रहता है कि लिखित एग्जाम, कुछ मामलों में एकेडमिक मार्क्स में टॉपर्स को भी रेस से बाहर किया जा सकता है और नीचे से टॉपर्स को भी रेस के अंदर किया जा सकता है। यह बात समझ में आ गई? हमारी जो व्यवस्था है इंटरव्यू के बोर्ड की, किस तरह से कि जो हाईएस्ट मार्क लाया है उसको भी इंटरव्यू में कम मार्क्स देकर, 0.1 मार्क्स देकर बाहर किया जा सकता है। और भारत के लगभग सभी नियुक्तियों में इस प्रकार के करामात किए जाते हैं। विश्वविद्यालय नियुक्ति की तो ये संस्कृति ही बन गई है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं पैसे के बल पर इंटरव्यू में औकात से अधिक, बहुत अधिक मार्क्स देकर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। भारत में हुए किसी 2-4 एग्जाम के रिजल्ट को आरटीआई से मंगाकर उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर आप समझते हैं कि इंटरव्यू में आपके आंतरिक व्यक्तित्व की जांच परख की जाती है, तो यह आपका भूल है। अधिकांश मामलों में इंटरव्यू में मार्क्स 2 ही आधार पर दिए जाते हैं, एक जाति कैटेगरी के आधार पर और दूसरा पैसे के आधार पर। जाति और कैटेगरी वाली धांधली तो कभी पकड़ में भी नहीं आती है, पैसे वालों की कभी कभी पकड़ में आ जाती है, लेकिन इनका भी गुनाह साबित नहीं हो पाता है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड के फैसले अंतिम होते हैं और इसे कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये आपके जहन में बातें डाल दी गई हैं और इसलिए मेवालाल चौधरी पर हाय तौबा मचाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये व्यवस्था इसी तरह से काम करती रहेगी और ये आप देखिए, इस पर सोचिए, विचार कीजिए कि व्यवस्था बदलने की तरफ क्यों ना हम लोग आगे बढ़ें और भारत में जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनका निष्पक्ष रूप से ऐसी जांच हो। उस व्यवस्था को बनाने में आप लोग अपने अपने विचार साझा करें, बताएंगे, बाद में भी बता सकते हैं। और चूंकि समय समाप्त हो गया है, इसलिए एक बार मैं जैसा अमूमन करता हूं, जो लोग जुड़े हैं उन लोगों का नाम जो है ले लेता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। संजीव दत्ता जी, वंदे मातरम, दीप माथुर जी, आरजेएस ऑब्जर्वर अभी भी देख रहे हैं, धन्यवाद सर। और नरेंद्र टेटेसर जी देख रहे हैं, वंदे मातरम। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी 98 तक पहुंचने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। जी हाँ सर, फेसबुक लाइव का 98 डेज
आपको भी बधाई। कल 99वां अंक में निश्चित रूप से एक सकारात्मक सोच, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। चलिए जी हाँ, पुरुष दिवस, महिला दिवस, ये सारी परंपरा चल गई है। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी और सुशील खन्ना जी लगातार जुड़ते हैं। जय हिंद सर। भूपेश जोशी जी देख रहे हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी पटना से जुड़े हुए हैं। और दीप माथुर जी लिखते हैं, इतनी व्यापक और लाभदायक जानकारी के लिए मन्ना जी को हार्दिक बधाई। सर थैंक यू, आपके मार्गदर्शन से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और दीप माथुर जी को भी जय हिंद किया डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने, जो कि लेखक और कवि भी हैं, पत्रकार भी हैं। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने लिखा है, वंदे मातरम, छठ त्यौहार सकारात्मक आंदोलन की सफलता प्रकट प्रदर्शन की प्राचीन पार्थी का वो ये कर रहे हैं। तो आइए छठ की गीत से ही इस कार्यक्रम का समापन कर देते हैं। छठ पर्व में जो लोग लेट से जुड़े हैं, आप जानते हैं कि छठ पर्व सूर्य की उपासना का पर्व है। और आज कल जो है वो नहाए खाए से शुरू हुआ था, लेकिन आज खरना है। और आज खरना के बाद जो है वो उपवास करेंगी व्रती जो है उपवास पे करेंगे। और कल जो है शाम को अर्घ्य देंगे। शाम को सूर्य अस्ताचल जो होगा उसको अर्घ्य देंगे पानी में खड़े होकर। और अगर नहर तालाब में नहीं कर रहे हैं जैसे दिल्ली में, तो दिल्ली में लोग बड़े से बर्तन में पानी रख के और फिर वो अर्घ्य देंगे सूर्य भगवान को शाम को। और उसके बाद हम लोगों की आरजेएस फैमिली बैठेगी कल सायं 8 बजे। आरजेएस की पीडीएफ स्मारिका का आपको लोकार्पण करना है कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्योंकि बहुत से लोगों को वो पत्रिका पीडीएफ भेज दी गई है। वो लोग इस पर कमेंट करेंगे, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। और जिन लोगों को चाहिए वो आज भी 9 बजे के बाद भेज दी जाएगी। तो 99वां अंक जो है वो कल होगा सायं 8 बजे। और सुबह में छठ व्रती को आरजेएस फैमिली और पूरे तमाम भारत के लोग जो हैं वो सुबह में सूर्य को अर्घ्य देंगे, पूजा करेंगे। और उसके बाद शाम को हम लोग बैठेंगे 8 बजे 100वां एपिसोड के साथ। उसके बाद 101वां एपिसोड करने के बाद अगर आप लोगों का इच्छा होगी तो उस पर चर्चा कर लेंगे हम लोग कि आगे इसको किया जाए। 101वां एपिसोड तक हम लोग जुड़े रहेंगे। तो कल 99वां एपिसोड में आप सभी उपस्थित हो, हमारे तरफ से निवेदन है। और अलग अंदाज में, और वो कल का प्रोग्राम जो है इस अंदाज में नहीं होगा, वो पीडीएफ लॉन्च होगा और किसी अलग अंदाज में होगा। इससे भी पहले हम लोगों ने अलग अलग विशेष कार्यक्रम किया है। तो कल का विशेष फेसबुक लाइव होगा, उसको आप देखिएगा। छठ गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। और जय हिंद जय भारत एक मुस्कान के साथ करते हुए छठ गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। कल सायं 8 बजे मुस्कान के साथ, इसी तरह से सकारात्मक सोच के साथ 8 बजे आप लोग उपस्थित होंगे। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ पीडीएफ का लोकार्पण करना, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत आप सबको बधाई। जय हिंद जय भारत। छठ गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। पहिले छठी मैया केनो बरत तोहार, केनो बरत तोहार। करियो क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। सबके बालक के मदेवई, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार। पिया के सिनहिया बनायब, मैया देव सुख सार, मैया देव सुख सार। नारियल के राख दौरा, साजल नदिया किनार, साजल
जो हैं वो कल के लिए भी। जय हिंद, जय भारत।